हेलो स्टूडेंट्स। इस टॉपिक में हम इस लेक्चर के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी का, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अभी तक हमने पढ़ लिया है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है। कि हमें पता है एक बैक्टीरियल सेल में कुछ एक्स्ट्रा सर्कुलर कॉपीज होती है डीएनए की, जिनको हम प्लाज्मिड कहते हैं। इस प्लाज्मिड के अंदर हम अपना डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए कैसे ऐड करेंगे ताकि ये डीएनए जो है ये बन जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए हमें क्या क्या टूल्स की जरूरत पड़ती है, वही इस लेक्चर का टॉपिक है। ठीक है, तो हमें इसके लिए तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, जिनको हम मॉलिक्यूलर सिजर्स भी कहते हैं। दूसरा, जब हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की वजह से अपना वो डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा, जैसे कि मुझे इस डीएनए में ये वाला हिस्सा चाहिए, तो मैं जब ये वाला हिस्सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की मदद से कट करूंगा, फिर जो ये हिस्सा मैंने कट किया इसको मैं डालूंगा वेक्टर के अंदर। तो वो वेक्टर मेरा यहाँ पे क्या है, वो है प्लाज्मिड। और ये प्लाज्मिड के अंदर जब मैं अपना ये पीस ऑफ डीएनए, जैसे कि ये रहा आपका, ये जैसे रहा आपका प्लाज्मिड, और ये था इसका ओरिजिनल वाला हिस्सा, और ये आपने डाला अपना डीएनए इसके अंदर। अब जब ये प्लाज्मिड के अंदर मेरा पीस ऑफ डीएनए आ गया तो ये बन गया ना रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। इसी रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड में मेरा जो ये पीस ऑफ डीएनए है, अब ये पीस ऑफ डीएनए ये प्लाज्मिड कैरी कर रहा है ना, इसलिए इसको हम वेक्टर कहते हैं। अब क्लोनिंग क्यों कहा, क्योंकि जब ये प्लाज्मिड रेप्लिकेट करेगा, डिवाइड करेगा, किसके अंदर, एक होस्ट के अंदर, तो अब हमें क्या करना है, इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को इस होस्ट के अंदर डालना है। ये होस्ट इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को अपने अंदर ले, उसके लिए हमें इस होस्ट को कैपेबल बनाना पड़ेगा। और वो कैपेबल बनाने का तरीका आगे जाके क्या आएगा वो हम देखेंगे। दैट्स कॉल्ड एज मेकिंग द होस्ट कॉम्पिटेंट सो दैट इट कैन रिसीव दिस प्लाज्मिड इनसाइड। जब एक बार ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इसके अंदर चला जाएगा, फिर ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड रेप्लिकेट करेगा। इस तरह से इसकी कॉपीज भी बनेंगी और साथ साथ मेरे उस जीन की भी कॉपीज बनेंगी। तो चलो देखते हैं इस लेक्चर के अंदर हम इसका जो पहला पार्ट है टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, दैट इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, हम पहले वो कवर करते हैं। ठीक है, देखिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बेसिकली क्या है। ये वो एंजाइम्स होंगे जो हमारे डीएनए को किसी स्पेसिफिक साइट पे किस में डिवाइड करेंगे, फ्रेगमेंट्स में। ये रहा मेरा डीएनए, इस डीएनए को किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे, वो स्पेसिफिक पॉइंट क्या होगा, उस जगह पे मेरा कोई पर्टिकुलर जीन लोकेटेड है। तो मैं पूरा डीएनए नहीं चाहता, मैं वो स्पेसिफिक पार्ट चाहता हूं डीएनए का। तो स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डीएनए को ही हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं, राइट। तो उस इन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को डिस्कवर करने वाले तीन साइंटिस्ट थे। उनका लास्ट नेम आप याद रख सकते हो, नेथन, आर्बर और स्मिथ। दे वर बीइंग गिवन नोबेल प्राइज, अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ओके, और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि ये बैक्टीरिया के अंदर वो एंजाइम थे जो बैक्टीरियोफाज के डीएनए की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करते थे, इसलिए इनको हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कहते थे। ठीक है, तो हमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का भी कौन सा वाला हिस्सा चाहिए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। क्योंकि ये क्या करेंगे, ये हमारे डीएनए को स्कैन करने के बाद जिस किस्म का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम यूज करेंगे, जैसे कि इस डायग्राम में आप देख रहे हो, एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है इको आर1। ये इको आर1 पहचानता है इस सीक्वेंस को, तो ये आपको याद रखना है, ये सीक्वेंस कौन सा है, GAATTC, राइट। तो जो ही ये पहचानता है जिस जगह पे भी हमारे डीएनए में ये सीक्वेंस होगा, और ये जी और ए के बीच में कट डालेगा, फिर इन सारे बॉन्ड्स को ब्रेक करके यहां पे भी जी और ए के बीच में कट डालेगा। इस तरह से आप देखिए आपके डीएनए के दो टुकड़े हो गए। इस तरह से ये रहा एक टुकड़ा और ये रहा आपके डीएनए का दूसरा टुकड़ा। ठीक है, अब आप खुद सोचे कि ये जो टुकड़े हैं, अगर इनको थोड़ा सा एक दूसरे के पास लाया जाए, ये फिर से जुड़ सकते हैं, क्योंकि A इज द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ T, ये वाला A इज द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ दिस T, और ये वाला T इज द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ A, दिस T इज द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ A।
right? So EcoR1 enzyme recognizes this sequence. तो आप देख रहे हो ना, इस सीक्वेंस को अगर आप 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में पढ़ोगे इस स्ट्रैंड में, तो वैसा ही इस स्ट्रैंड में भी है GAATTC। इसीलिए जो सीक्वेंस आगे और पीछे सेम रेड किया जाए उस सीक्वेंस को हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। ओके, और हर किसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का अपना अपना पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। तो हमें कहां पे कट डालना है, हमें उसी किस्म का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए। ओके, नाउ ऑलरेडी आई हैव सेड टू यू कि ये 1963 में दो एंजाइम्स बैक्टीरिया के अंदर डिस्कवर हुए थे। एक वो बैक्टीरियल डीएनए की मिथाइलेशन करवाता है और दूसरा अपने स्पेसिफिक सीक्वेंस के पास उसको कट करता है। अभी तक एनसीईआरटी फिगर के हिसाब से 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। और इस पिक्चर में, इस स्लाइड में आपको सिर्फ इतना याद रखना है दैट the restriction endonucleases which are being used are of type 2। क्यों type 2? क्योंकि ये एंजाइम सिंपल होते हैं और इनको काम करने के लिए सिर्फ मैग्नीशियम आयंस की जरूरत होती है। ठीक है, इनके लिए कोई भी एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि एनर्जी डिपेंडेंट नहीं है ये। और ये सिर्फ एक ही स्ट्रैंड में कट नहीं कर रहा था ना, ये दोनों स्ट्रैंड्स कट कर रहा था, जी और ए ऑफ दिस स्ट्रैंड भी और यहां से भी इस स्ट्रैंड में भी, दोनों स्ट्रैंड्स में कट हो रहा था। ठीक है, और ये भी हमने पढ़ा है कि नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का। इसका पहला लेटर डिनोट करता है जीनस कि कहां से निकाला गया है। ठीक है, दूसरे दो लेटर्स डिनोट करते हैं, जैसे EcoR1 का E डिनोट करता है जीनस इस्चरचिया, CO डिनोट करता है कॉलाई, स्पीशीज कॉलाई। उसके बाद है R डिनोट करता है इसका स्ट्रेन यानी कि वैरायटी, और 1 डिनोट करता है कि इस बैक्टीरिया से निकाले जाने वाला ये पहला एंजाइम है, दूसरा एंजाइम है या तीसरा एंजाइम। ठीक है, और ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। क्लियर? उसके बाद ये रहा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के नोमेनक्लेचर का तरीका। पहला अल्फाबेट जीनस, दूसरे दो अल्फाबेट स्पीशीज, तीसरा स्ट्रेन और चौथा in which order this enzyme has been extracted। ओके, और यहाँ पे है कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के अपने अपने सीक्वेंसेस। और पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो डिस्कवर किया गया था वो था हिंड सेकेंड, क्योंकि इसमें H डिनोट करता है हेमोफिलस को, IN डिनोट करता है इन्फ्लुएंजा को, और D डिनोट करता है स्ट्रेन, और सेकेंड इज द इट मींस इट इज द सेकेंड एंजाइम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस बैक्टीरिया। ओके, नाउ ये आपको आखिरी चीज है कि कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जो टर्मिनल एंड से, जैसे ये था डीएनए, दिस वाज योर ओरिजिनल डीएनए। अब आप देखिए इस ओरिजिनल डीएनए में ये वाला हिस्सा कट किया गया, ये तो ये टर्मिनल पोर्शन है ना, इसका टर्मिनल पोर्शन यानी कोने वाला। तो जो एंजाइम्स टर्मिनल एंड्स पे कट मारे उनको हम कहते हैं एक्सोन्यूक्लियसेस, राइट? ये मिडल पे कट नहीं मारते, ये टर्मिनल पोजीशंस पे कट करते हैं, इनको एक्सोन्यूक्लियसेस कहते हैं। और जो मिडल पे कहीं पे भी कट मार सकते हैं उनको कहते हैं एंडोन्यूक्लियसेस। तो आपको ये पॉइंट यहां पे याद रखना है कि एक्सोन्यूक्लियसेस सिर्फ एक स्ट्रैंड में कट मारते हैं। देखिए ये था ओरिजिनल, देखिए इस स्ट्रैंड में आप देख रहे हो सिर्फ इस वाले में कट हुआ है, नीचे वाला कट नहीं हुआ है। ओके, सो एक्सोन्यूक्लियसेस एक्ट ओनली ऑन सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, राइट? जबकि एंडोन्यूक्लियसेस कैन कट बोथ, इसमें भी कट डाला है, इसमें भी कट डाला है। ये था आपका ओरिजिनल डीएनए, इस ओरिजिनल डीएनए में यहाँ पे भी कट लगेगा मिडल पे, और फिर इस वाले में भी कट लगेगा क्योंकि उसी जगह पे इस जगह पे भी कट मारेगा। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट फिगर। ओके, सो दे कैन ईदर क्लीव वन स्ट्रैंड, या तो ऊपर वाले में एक जगह पे कट होगा, या दे कैन क्लीव बोथ स्ट्रैंड्स। लेकिन आप ये याद रखोगे दे कैन क्लीव बोथ स्ट्रैंड्स। Even they can cut RNA, but they cannot cut RNA. Point to remember over here is we do not use exonucleases, we do not use endonucleases, we use restriction endonucleases। क्यों restriction endonucleases? क्योंकि हमें ना तो टर्मिनल पोजीशन पे कट डालना है, ना तो कहीं पे भी मिडल पे कट डालना है, बल्कि हमें एक खास पोजीशन पे कट डालना है, और उस खास पोजीशन पे हमारा उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगा, फिर कट वहीं पे लगेगा। आई बात समझ? Now the last technique which I want to discuss in this video is very important. That technique is called as gel electrophoresis। ओके, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका
सेल है और इस सेल में ये रहा इसका न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के अंदर आपका डीएनए है। जब आपने एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया, उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, इट मे बी द चांस कि वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इस डीएनए में कई जगहों पे होगा। ठीक है, जैसे ये समझो डीएनए हमारा, तो आपका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हो सकता है यहां पे भी हो, फिर यहां पे हो, फिर यहां पे हो। तो जब यहां कट लगेगा, ये फ्रेगमेंट इतना छोटा बन गया, फिर यहां पे कट लग गया, ये फ्रेगमेंट इतना बड़ा बीच में आ गया, फिर यहां पे कट लगा और इतने से फ्रेगमेंट के साथ ये फ्रेगमेंट्स भी आ गए। यानी स्मॉलर फ्रेगमेंट्स आर आल्सो देयर एंड बिगर फ्रेगमेंट्स आर आल्सो देयर। नाउ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? हमें पता है कि हमारा जो डीएनए है, इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड। क्यों नेगेटिव चार्ज है? क्योंकि इसमें फॉस्फेट है और फॉस्फेट का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। ओके, तो फॉस्फेट का चार्ज नेगेटिव होने की वजह से हमारा डीएनए का भी चार्ज नेगेटिव है। सो आवर डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल। अगर ये नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल है, दैट मीन्स अगर हम इस डीएनए को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें या फिर इसको एक इलेक्ट्रिक मीडियम में रखें, तो automatically this negatively charged molecule will start moving from negative end towards positive end. ओके, तो अब ये कैसे करते हैं? इसी टेक्निक को हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। देखिए कैसे करते हैं। ये हमारा एक अपैरेटस है। इस अपैरेटस में यहां पे हम वेल्स बनाएंगे और इन वेल्स के अंदर अपना डीएनए सैंपल डालेंगे, जिसको हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से फ्रेगमेंट्स में काटा है। तो उसमें कुछ छोटे फ्रेगमेंट्स होंगे, कुछ बड़े फ्रेगमेंट्स होंगे, कुछ छोटे फ्रेगमेंट्स, कुछ बड़े फ्रेगमेंट्स। ओके, तो इस अपैरेटस के अंदर इन वेल्स में, इन गड्ढों में हम जब अपना डीएनए सैंपल पुट करेंगे, उसके बाद ये जो चीज यहां पर रखी गई है, इसमें एक जेल यूज की जाती है जिसको हम बोलते हैं अगरोस जेल। अगरोस जेल जो सी वीड से एक्सट्रैक्ट की जाती है। अगर जेल का नाम सुना होगा आपने। ये अगर जेल सॉलिड फॉर्म में होती है, लेकिन ये ऐसी जेल है कि इसमें बीच में पोर्स होते हैं। ठीक है, यानी इट हैज दैट पोरस, इट इज अ पोरस जेल, हम कहेंगे सीव। ठीक है, इसमें काफी छेद होंगे बीच में, ये परमिएबल जेल है, राइट। यानी इसके उन छोटे छोटे पोर से कोई चीज छोटी सी माइन्यूट पास हो सकती है। सो हमने क्या किया, हमने अपना डीएनए सैंपल यहां डाला और ये इस अपैरेटस में नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और ये वाला पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। जब हमने इस अपैरेटस में इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को यहां से बैटरी सप्लाई के साथ जोड़ दिया, पावर सप्लाई के साथ जोड़ दिया, तो जब इसमें से करंट फ्लो होने लगेगी, ऑलरेडी मैंने कहा डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड, सो दिस नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन वो जो डीएनए के सैंपल छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स इन वेल्स में होंगे ना, उनको इस जेल के थ्रू से जो छोटे छोटे छेद है उनको क्रॉस करके ऐसे सांप की तरह मूव करते करते यहां की तरफ पहुंचना है। तो जब जो छोटे फ्रेगमेंट्स होंगे वो काफी आगे आ जाएंगे और जो लंबे लंबे फ्रेगमेंट्स होंगे वो पीछे रह जाएंगे। इस तरह से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में लार्जर फ्रेगमेंट्स विल स्टे बिहाइंड बिहाइंड और स्मॉलर फ्रेगमेंट्स विल कम फॉरवर्ड। ओके, छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट्स होंगे ना, वो उन पोर से सांप की तरह मूव करके बहुत आगे चले जाएंगे और लंबे फ्रेगमेंट्स पीछे ही रह जाएंगे। आई बात समझ? और हम फिर इन्हीं छोटे फ्रेगमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब डीएनए तो नॉट ये विजिबल तो नहीं है ना, इसीलिए हम क्या करते हैं, हम अपने डीएनए सैंपल के साथ साथ यहाँ पे एक डाई यूज करते हैं। उस डाई का नाम है इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम इथिडियम ब्रोमाइड, ETHIDIUM, इथिडियम ब्रोमाइड। तो इथिडियम ब्रोमाइड की वजह से हमारा डीएनए सैंपल जो है वो कलर ऑब्टेन करता है। ओके, सो जब आप इलेक्ट्रोफोरेसिस में इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे तो और फ्रेगमेंट्स आगे चले जाएंगे, तो उन्होंने क्योंकि डाई एब्जॉर्ब किया है, फिर डाई एब्जॉर्ब करने की वजह से जब इस वाले प्लेट के ऊपर यूवी लाइट डाली जाएगी, कौन सी लाइट? यूवी लाइट। और यूवी लाइट के इन्फ्लुएंस की वजह से जहां जहां डीएनए फ्रेगमेंट्स होंगे, दे विल अपीयर लाइक एन ऑरेंज बैंड्स, यानी ऑरेंज कलर की वो लकीरें नजर आएंगी, ऑरेंज बैंड्स नजर आएंगी। जैसे आपकी बुक पे डायग्राम बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में बनी होगी, वो ऑरेंज बैंड जो हमें नजर आएंगे,
फिर हम क्या करेंगे, ब्लेड की मदद से वो हिस्सा जेल समेत हम निकालेंगे। फिर क्योंकि उस फ्रैगमेंट के आसपास जेल भी होगी तो हम इसको गर्म पानी में डालेंगे, और गर्म पानी में डालने की वजह से जेल तो पिघल जाएगी, ठीक है, लिक्विफाई हो जाएगी, और हमें वो फ्रैगमेंट मिलेगा। आई समझ बात? फिर उसी फ्रैगमेंट को हम प्लाज्मिड के साथ एसोसिएट करवाएंगे, और प्लाज्मिड में भी हम उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट पहले मारेंगे ताकि प्लाज्मिड में भी जगह बने। फिर अपना डीएनए हम जो डिजायर्ड फ्रैगमेंट मिला है हम इसके साथ जोड़ देंगे। किसकी मदद से? एक एंजाइम की मदद से जिसका नाम है डीएनए लाइगेज, राइट। लेकिन आपने इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आप क्या देखा कि जब आपने इनमें इन वेल्स में सैंपल डाले, फिर आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, उसमें से जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स है सारा डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड है। जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी इट विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एंड स्मॉलर फ्रेगमेंट्स they will move faster, वो आगे लाइन बनाएंगे, and larger fragments will stay behind. But before performing this experiment we would have stained our DNA sample with a dye called ethidium bromide, and then after performing this experiment we will put a UV light on it, and under the UV light those DNA bands will appear orange colored. Then with the help of a blade, sharp blade, we will cut those bands, separate them, and after separating those bands, that process is called as elution, 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 elution. Separating the DNA bands from this gel is called as elution. Okay, then we will put it in a hot water, gel will liquefy, and we will get a fragment. This is called as gel electrophoresis experiment. Okay, so cutting of DNA by restriction endonucleases results in fragments of DNA. अब इन fragments को हम separate कर रहे हैं by a technique called as gel electrophoresis. फिर इसमें लिखा है DNA fragments कैसे होते हैं negatively charged, तो उनको हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से फोर्स करेंगे कि दे विल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड थ्रू एन इलेक्ट्रिक मीडियम, थ्रू ए मैट्रिक्स। और यहाँ पे जो जेल यूज की जाएगी दैट इज अगरोस जेल, जो कि एक सीवीड से निकाली जाती है, और डीएनए फ्रैगमेंट्स उस अगरोस जेल के बीच में जो पोर्स होंगे उनके थ्रू से जाएंगे, और क्योंकि उसमें छोटे छोटे पोर्स होंगे तो उसको सीविंग इफेक्ट भी हम कहते हैं। नाउ जितने छोटे फ्रैगमेंट होंगे उतना वो आगे मूव करेगा। ओके, और फिर सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स को हम विजुअलाइज करेंगे, उनके ऊपर स्टेनिंग की जाएगी डीएनए के ऊपर किस डाई से, इथिडियम ब्रोमाइड, और फिर उसके ऊपर यूवी लाइट डाली जाएगी। सो हमें डीएनए फ्रैगमेंट्स नजर आएंगे इन द फॉर्म ऑफ यूवी, इन द फॉर्म ऑफ ऑरेंज कलर्ड बैंड्स। ओके, देन वी विल सेपरेट दोज बैंड्स, cut them with the help of blade. This process called as elution. और फिर डीएनए फ्रैगमेंट्स को हम गर्म पानी में डाल के उसमें से जेल पिघल जाएगी, एंड फाइनली वी विल गेट अ प्योर डीएनए सैंपल। देन वी विल जॉइन इट with the plasmid with the help of an enzyme called DNA ligase. So after joining with the help of DNA ligase हमारा बन गया recombinant plasmid. Okay, so ये है इस वीडियो में।